नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते भारत में चर्चा में रही है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया गया होगा, उससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए सवाल था कि पलार नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक दक्षिणी भारतीय नदी है। दूसरा था कि यह कर्नाटक में नंदी हिल्स से शुरू होती है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि कितने सही है इनमें से या कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला देखते हैं, यह एक दक्षिण भारतीय नदी है, बिल्कुल ठीक बात है। पलार नदी जो है वो पलार नदी कर्नाटक में शुरू होती है। कहां पे? बेंगलोर के पास एक जगह पड़ती है नंदी हिल्स, वहां से ये शुरू होती है पलार नदी और फिर ये जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जब मैंने बताया कि ये कर्नाटका की नदी है जो नंदी हिल्स से स्टार्ट होती है, बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अभी चर्चा में क्यों थी कि हाल ही में यूं कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस दी है वहां की कि आपको यहाँ पे पोल्यूशन को लेकर के, जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के कुछ चीजें करनी होगी और इस नदी को क्लीन करना होगा, इसको रिवाइव करना होगा। इसकी वजह से ये चर्चा में रही है, तो आप इसके बारे में ध्यान देंगे। अगर आप लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कर्नाटक का प्लेट्यू है और यहाँ पे कहीं ये आपके इस जगह से ये चालू होती है पलार नदी और फिर ये आगे की तरफ आप देखेंगे इधर तमिलनाडु में होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। ठीक है, और ये आपका बेसिन है पलार नदी का, जो आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये प्लेटू रीजन से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ कि दृष्टि आईएएस आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा है। आपको पता है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीवाईक्यूज की बात करें तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी आपसे पूछता क्या है, आपको पढ़ना क्या है, यूपीएससी की लैंग्वेज कैसी है। तो आपके इस एग्जाम में एक पकड़ बनाने के लिए पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस आपके लिए एक सीरीज ले आ रहा है। सीरीज का नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज, जो कि 15 फरवरी से रात 9 बजे शुरू होने वाली है। फिर हम लोग कुछ दिन तक रात 9 बजे आपसे मिलते रहेंगे, पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। इसके अलावा आपसे कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स भी यहाँ पे शेयर की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो आप ट्यून रहिएगा और ये सीरीज जरूर देखिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाला एक स्वदेशी आदिवासी समुदाय है। फिर दूसरा है भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। ठीक है, पहले की बात करते हैं जारवा। जब जारवा की बात करते हैं तो ये बिल्कुल अंडमान एंड निकोबार की एक जनजाति है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में और भी काफी जनजातियां रहती है, जैसे कि शोम्पेन्स रहती है, ओंग्स रहती है, निकोबारीज रहती है। ठीक है, तो ये सेंट्रलीज रहती है। ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है काफी चर्चा में रहा है अपने एक प्रोजेक्ट की वजह से, जिसका नाम है ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। ओके, तो उसकी वजह से काफी जनजातियां भी चर्चा में रही है, तो आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए। दूसरा, भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा समूह है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसी मैप के अंदर जनजातियां दी हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग भील्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भील पाए जाते हैं, फिर गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में, इवन आसपास में भी यहाँ पे भील्स काफी पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका द्वीप समूह है ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे ओरॉन्स, ओंग, सेंट्रलीज, जरावा, निकोबारीज और शोम्पेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से स्थापित किया गया है। दूसरा है, भारत सभी बड़ी बिल्ली प्रजातियों का घर है, जिससे उनका संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से स्थापित किया गया। बिल्कुल ठीक बात है, 2023 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 2025 में अभी रिसेंटली ये एक लीगल एंटिटी बन चुका है। लीगल एंटिटी बना है और इसके अलावा ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे बहुत सारे देशों की यूं कहे कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, भारत सभी बड़ी बिल्लियों प्रजातियों का घर है, ये बात गलत है। टोटल 7 प्रजातियां ऐसी है जो इस अलायंस में शामिल की गई है। ठीक है, उनमें से भारत 5 प्रजातियों का घर है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑप्शन ए, केवल एक जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में बात कर देते हैं। जब हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात कर रहे हैं तो 7 प्रजातियां इसके अंदर शामिल की गई है। ये प्रोजेक्ट जो है 2023 में लॉन्च किया गया था।
96 मेंबर है इसके, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है। क्यों लॉन्च किया गया था? सीधी सी बात है, इनके कंजर्वेशन के, इनके बचाव के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इनके हैबिटेट जहां पे ये विचरण करते हैं, रहते हैं, उसको बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें 7 प्रजातियां हैं, तो आप देख लीजिए। पहली है टाइगर, दूसरा लायन, फिर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमास, जैगवार और चीता। ठीक है, अब इसमें पूमा और जैगवार जो है वो भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी पांचों भारत में पाई जाती है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके आईयूसीएन स्टेटस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में पाई जाने वाली सारी प्रजातियों का स्टेटस वल्नरेबल है, केवल एक को छोड़ के, वो है टाइगर। चीता को छोड़ के बाकी सबका वल्नरेबल है, और चीता जो है वो इंडेंजर्ड है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इनके लिए स्टार्ट किए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में स्टार्ट हुआ था, एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2004 में स्टार्ट किया था, और प्रोजेक्ट चीता 2022 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स आपके लिए दिए गए हैं। आप इसमें से ये सारे कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। ये जो डेटा दिया गया है कि यहाँ पे भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स है, ये 2022 का डेटा है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उत्तरी भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। दूसरा है, इसका स्रोत निचले हिमालय पर्वतमाला में बंदरपुर शिखर के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर यमुनोत्री ग्लेशियर में है। फिर तीसरा है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जहां पूछा जा रहा है कि कितने यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले, यह उत्तरी भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। बिल्कुल, ये बात आपको पता होनी चाहिए। गंगा, यमुना, जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि गंगा जो है एक उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है, उसकी एक सहायक नदी है जो है यमुना। ठीक है, तो ये है, और संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में। ये बात आप जानते हैं, और ये आपके लिए अभी इस साल और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाकुंभ लगा था। ठीक है, अगला है कि इसका स्रोत निचले हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूछ शिखर, ओके, बंदरपूछ जो यमुनोत्री ग्लेशियर के पास में एक जगह है बंदरपूछ, और वहां से इसका उद्गम होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी बात ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अब यमुना चर्चा में इसलिए थी कि दिल्ली में इलेक्शंस थे, और दिल्ली में पानी की जो समस्या है, और यूं कहें कि प्रदूषण अगर देखें तो यमुना नदी में बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से यमुना चर्चा में थी। इलेक्शंस का एक मुद्दा भी था। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। दूसरा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, अगर इन नदियों की बात करें तो आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, चंबल, अ, काली सिंध, सॉरी, चंबल, पार्वती, काली सिंध ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से चंबल इंपॉर्टेंट हो जाती है, काली सिंध इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर आपकी पार्वती नदी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर अगला है सिंध नदी, ये भी आपकी यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। फिर है बेतवा और केन। केन बेतवा के बारे में आपको पता ही होगा, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चारों नदियां जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं एक बार मैप पे। यमुना, यहीं पे आपका बंदरपूछ है, और यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से ये स्टार्ट होती है। फिर आप नीचे देखेंगे कि ये उत्तराखंड से होते हुए फिर दिल्ली, फिर हरियाणा में यमुना नगर से होते हुए फिर आगे यूपी में जाती है, और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ नदियां हैं जो इसकी यूं कहें कि सहायक नदियां। एक तो है आपकी चंबल जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरी है सिंध, ठीक है, फिर तीसरी है बेतवा, और चौथी है केन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल की सहायक नदी है बनास। ठीक है, फिर आपकी दूसरी है काली सिंध जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं। फिर यह है आपकी पार्वती जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का रत्न कहा था। अब हमें ये नहीं पता कि किसे कहा था, तो हम, जरूरी नहीं है कि आपको भी पता हो, तो इसको हम अभी होल्ड पे रखते हैं। अगला देखते हैं। यह अपने निवासियों के लिए कंगली पाक और सनाली पाक स्वर्ण भूमि के रूप में जाना जाता है। अब ये भी आपको पता हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा। कंगली पाक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपको नहीं पता है। अब अगला देखते हैं। यह उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम, और पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ। अब ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता चल सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर में नागालैंड, मान लीजिए ये आपका स्टेट एक्स है जिसके बारे में बात हो रही है। अब बोल रहे हैं उत्तर में है नागालैंड। ठीक है, ठीक है, ये आपका उत्तर में नागालैंड, फिर है पश्चिम में असम, इस तरफ जो है वो है आपका असम। ठीक है, फिर आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम में मिजोरम, इस तरफ जो है मिजोरम है, और पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार, ये जो एरिया आपका म्यांमार का है। ठीक है,
अब ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, मणिपुर। मणिपुर हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर पहले अपने बात की थी जब मणिपुर की, तो मैंने बताया था कि ऊपर का बॉर्डर नागालैंड से लगता है और ऊपर मणिपुर के उत्तरी भाग में नागा जनजाति निवास भी करती है, इसलिए ग्रेटर नागालैंड की बात भी होती है, ठीक है। तो एक ये वाला ऑप्शन है कि हो सकता है कि ये मणिपुर हो, ठीक है। दूसरा, इसको अभी हम लोग रखेंगे, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आसपास भी नहीं है, इसको हटा दीजिए। सिक्किम, सिक्किम भी आसपास भी नहीं है। सिक्किम आपको पता है असम के बाद यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ है, वेस्ट बंगाल नीचे है और ऊपर सिक्किम है, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर है मेघालय। मेघालय असम के जस्ट नीचे है, ठीक है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। केवल ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है मणिपुर, ठीक है। बाकी चीजें जो है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगली बार जब ये स्टेटमेंट आए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का रत्न किसे कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मणिपुर को कहा गया था, ठीक है। मणिपुर चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, जिसकी वजह से हमने ये सवाल लिया था। अब देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर में नागालैंड है, पश्चिम में असम है, पूर्व में म्यांमार है, दक्षिण पूर्व में म्यांमार है, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर साइट और सामने स्थान दिए गए हैं, उधवा झील, सक्करकोटाई और खेचियोपल्ली, ठीक है। अब ये तीनों जो स्टेटमेंट है, सॉरी रामसर साइट है, इसके सामने स्थान दिए हुए झारखंड, तमिलनाडु और सिक्किम। अब जो है रिसेंटली 4 रामसर साइट जो है भारत में और भारत से और ऐड की गई थी, तो 3 आपके सामने दी हुई है, चौथी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चौथी कौन सी थी। अब रही बात ये कहां-कहां स्थित है, तो देखिए उधवा झील जो है झारखंड में, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उधवा झील की फोटो है, ये झारखंड है और ये रही आपकी उधवा लेक वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, ओके, और बर्ड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों, ठीक है। फिर आ गया सक्करकोटाई तमिलनाडु, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये सक्करकोटाई जो है तमिलनाडु में है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सक्करकोटाई है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपकी सक्करकोटाई लोकेशन है तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केचुओपल्ली सिक्किम में, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर होगा। तीनों ही यहाँ पे सही है, ये भी देख लीजिए। केचुओपल्ली यहाँ पे, ये देखिए, ये जो लेक यहाँ पे दी गई है, ये केचुओपल्ली है, ये आपका सिक्किम का मैप है, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में से भारत में इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि सिंधु नदी डॉल्फिन्स के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करती है? पहला है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, दूसरा है भोज वेटलैंड, तीसरा है ब्यास संरक्षण रिजर्व और चौथा है आसन। अब आपको अगर ये पता है कि ये कहाँ-कहाँ है, जब हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी की, तो आपको पता है कि इसका बेसिन कहाँ है, आपके जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया हो गया, पंजाब वाला एरिया हो गया, फिर पाकिस्तान में कुछ एरिया है, इधर यूँ कहें कि हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है? तो ये एरिया है जहाँ इंडस नदी का हम बेसिन देखते हैं। पार्वती अर्गा की बात करें तो ये यूपी में है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा भोज वेटलैंड एमपी में है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ब्यास संरक्षण रिजर्व ये हो सकती है, क्योंकि ब्यास नदी की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल से स्टार्ट होती है, रोहतांग पास के आसपास से, फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। फिर आसन, ये आपका उत्तराखंड में है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो एरिया है आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ये वाला। और जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इसकी ब्यास नदी की, तो ये हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है और फिर ये आगे की तरफ जाती है, इधर पंजाब से होते हुए फिर पाकिस्तान में। और जब हम बात करें ये, तो ये आपको पता होगा कि ये अल्टीमेटली सतलज नदी में मिलती है और वो की आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं कि ये कौन से एरियाज है, तो आपने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये आपके सिंधु नदी के यूं कहें कि बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ब्यास संरक्षण रिजर्व के बारे में बात, जो कि यहाँ पे दिया गया है सिंधु नदी डॉल्फिन के लिए काफी फेमस है। अब सीधी सी बात है, हम सिंधु रिवर बेसिन की बात क्यों कर रहे हैं? सिंधु नदी डॉल्फिन वहीं पे मिलेगी जहां सिंधु नदी होगी, ठीक है। चलिए, आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम उपरोक्त में से कितने राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल एक, केवल दो, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमें जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।